हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एजुकेशन के दो गेम चेंजर्स जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि इंडिया के टॉपर्स बनाए, इंक्लूडिंग AIR 1 एंड AIR 2। मिस्टर आशुतोष मिश्रा, IIM अहमदाबाद अलुमनाई, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स मेंटोर्ड और IPM करियर्स के एकेडमिक हार्टबीट, और मिस्टर दीपक कुशवाहा, NIT श्रीनगर और IIM लखनऊ के ग्रेजुएट जिन्होंने अपने कॉर्पोरेट विजन से IPM करियर्स को बनाया सक्सेस का पावर हाउस। तो अगर आप भी एक्सेलेंस का रियल फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक मास्टर क्लास है। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ श्रुति जी, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप दोनों ही हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट सर। इससे पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, श्रुति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहां पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के साथ आज इंटरेक्ट कर सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को एजुकेट करने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम आशुतोष है। आई एम द को फाउंडर ऑफ IPM करियर्स। एज फार एज माई बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई डिड माई इंजीनियरिंग इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, and after that I wrote CAT examination, and luckily I got into the IIM Ahmedabad, and I completed my MBA from IIM Ahmedabad, and after that जब मैं IIM Ahmedabad से निकला, then we started this venture called IPM Careers, which is an edtech company. सर, आप भी? मेरा बैकग्राउंड सर की तरह है, इंजीनियरिंग टर्न्ड MBA, और मैं करेंटली सर के साथ ही हूँ IPM करियर्स में एज ए को फाउंडर, और दिल्ली NCR रीजन जो है IPM करियर्स का मैं देख रहा हूँ। तो सर, आप दोनों ने ही IPM के बारे में बात की। मैं चाहूँगी कि आप IPM के बारे में कुछ बताएं कि कैसे ये प्रोग्राम जो है ये किसी भी स्टूडेंट की करियर को शेप कर रहा है। आई वुड लाइक टू आंसर सर। हाँ, sure. मैम, जैसे कि आपने बोला कि IPM, so फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ द IPM इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। सो इट्स अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, इट्स अ 5-year प्रोग्राम। पहले क्या होता था, जब मैंने IIM ज्वाइन किया तो उस वक्त ऐसा होता था कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप CAT लिखते थे और फिर आप MBA करते थे। बट अगर कोई बच्चा है जिसका शुरुआत से ही मन है कि मुझे यार मैनेजमेंट की तरफ जाना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो अभी राइट आफ्टर क्लास 12 दे कैन गेट इनटू द MBA। अब आप सीधे क्लास 12 के बाद MBA कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है, सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ, इन इजी लैंग्वेज और इन इजी इंग्लिश, इट्स अ BBA प्लस MBA डुअल डिग्री प्रोग्राम विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। अगर आप BBA करने के बाद छोड़ना चाहते हैं, कॉलेज छोड़ सकते हैं। BBA करने के बाद आप UPSC लिखना चाह सकते हैं, UPSC लिख सकते हैं। क्योंकि ये सब जो भी ये अब डिग्री आई है, ये NEP के तहत आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो आप मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आप पहले एक इंजीनियर थे, अब एजुकेटर हैं, तो इंजीनियर से एजुकेटर बनने का ये सफ़र आपने कैसे तय किया? मतलब आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, ऐसा स्टोरी है कि श्रुति जी, जैसे कि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से रहे होंगे, हम भी मिडिल क्लास फैमिली थे। सर भी मेरे जो है मैं और सर एक्चुअली वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑल्सो। सो वी आर फ्रेंड्स सिंस लास्ट 30 years नाउ। तो हम लोग LKG से साथ पढ़े हैं। तो होता क्या था कि क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो जब आप 10वीं पास कर लेते हैं तो उसके बाद 11th-12th में आते हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी पॉकेट मनी चाहिए होती है, तो होता ये कि बोला जाता है कि यार पड़ोस में एक बच्चा है, उसको पढ़ा दो। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, मैंने पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे वो जो चीज़ थी वो मेरी इंटरेस्ट बन गया, मेरा प्यार बन गया। तो मैंने शायद शुरुआत से ही मुझे बहुत पसंद आता था पढ़ाना। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने MBA किया, IIM अहमदाबाद से किया, बट कहीं ना कहीं वो जो प्यार था, वो लव था टुवर्ड्स टीचिंग, वो हमेशा बना रहा। तो ये मैं वजह मानता हूँ। जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ, व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी जर्नी ये शुरू हुई। दीपक सर, आपने भी पहले NIT श्रीनगर से, फिर IIM लखनऊ और फिर कई MNCs में आपने काम किया है। आपका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इन सब जर्नीज में। तो इस डायनामिक जर्नी के बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसा सर ने बताया, सर बहुत ही एविड टीचर हैं, उनको पढ़ाना बहुत पसंद था। और सर ने एक दिन मेरे को फ़ोन किया, मैं अपने MBA के बाद गुड़गांव में MNC में जॉब करता था, तो कि यार चलो दीपक यार, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ ना, तो मेरी हेल्प मांगी वहाँ पर। तो मुझे बस केवल ये लगा कि मैं सर को कैसे प्रोफेशनली हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, और जो मैंने अपनी MNC में सीखा था कि कैसे स्केल करते हैं कंपनी को, कैसे प्रोसेसेस बिल्ड करते हैं, कैसे जो है कंपनी को जो है नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो कॉर्पोरेट मेरी लर्निंग थी, वो मैं IPM करियर्स को पूरा प्लेटफॉर्म दिया। और सर पूरा एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रहे, और मैं पूरा एक्सपेंशन प्लान में इन्वॉल्व रहा। कंपनी को बहुत कम टाइम में हमने दिल्ली, मुंबई, ऑलमोस्ट आज की डेट में हमारे सारे मेट्रोज़ में हमारे IPM करियर्स के सेंटर्स हैं।
तो ये मेरा मेन काम था कि जो है कंपनी को एज ए सीईओ जो है स्केल करूँ, प्रोसेस सेट करूँ और बच्चों के लर्निंग को एक जो है कॉर्पोरेटीकरण करूँ उसका। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी तक आपने 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो ऐसा कौन सा वो मोमेंट है या ऐसा कोई स्टूडेंट के साथ आपकी कोई स्टोरी है जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये मोमेंट मेरे साथ हमेशा रहेगा? देखिए, ऐसे कई स्टोरीज़ हैं जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि यार ये जो स्टोरी है वो बहुत मेरे दिल के करीब है। बट मैं आपको एक रिसेंट बता सकता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है निखिलेश, एस निखिलेश। और मुझे बड़ा माई चेस्ट स्वेल्स विद द प्राउड जब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बड़े मिडिल क्लास फैमिली से आता है और तमिलनाडु के एक बड़े सब अर्बन एरिया में रहता है। आई एम डिलाइटेड टू शेयर दिस थिंग कि उसने अभी जो IP MET परीक्षा हुई जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसने पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल करी है, सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया। तो जब वो आया था पहली क्लास में, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उसको कुछ 7-8 क्वेश्चन, क्योंकि वो जो स्टूडेंट था वो मेरे खुद के बैच का था, तो मैं उसको खुद पढ़ाता था। तो जब मैं पहली क्लास, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैंने उसको सवाल दिए थे कुछ 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो वो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था। और लेकिन उसने इतना ज़्यादा, मैं बोलूँगा, कंसिस्टेंट था और इतना जुझारू था, हिंदी में बोलूँ तो इतनी ज़्यादा सीखने की ललक थी उसके अंदर। और आज देखिए जब रिज़ल्ट आया, तो बल्कि एक हफ्ते पहले मैंने रिज़ल्ट से पहले मैंने सर आपको भी बताया भी था कि मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही पढ़ाई, तो उसने बोला कि मेरी पढ़ाई अब बहुत अच्छी हो गई है सर। मैंने उससे पूछा टॉप करोगे? कहता है कि करूँगा। मैंने कहा रैंक 1 लाओगे? कहता होपफुली सर। और रिज़ल्ट के एक हफ्ते बाद, सॉरी एग्ज़ाम के एक हफ्ते बाद जब रिज़ल्ट आया तो ही वॉज देयर, ही गॉट AIR 1। तो वो शायद एक पल था जो मुझे लगा कि बहुत ही खूबसूरत पल था, और वो इसी साल हुआ। तो मुझे लोगों को बहुत साल लग जाते हैं रैंक 1 हासिल करने में, और हमारे लिए इतनी जल्दी हुआ, तो हम, मेरे लिए शायद वो बहुत बड़ा एक क्षण था। वैसे सर मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि सिर्फ AIR 1 ही नहीं, AIR 2 भी इन्हीं के अकेडमी से आए हैं, तो सर उनके बारे में भी कुछ बताइए। अक्षत नाम है उनका, अक्षत अत्री नाम है उनका, और वो जो है रिटन एग्जामिनेशन में उनके भी 252 मार्क्स आए हैं। और मैं निखिलेश का बता दूं कि जब से IP MET परीक्षा शुरू हुई है, जब से सन 2011 से ये शुरू हुई थी, जब से उन्होंने अपने रिजल्ट्स जारी किए हैं, मार्क्स जारी किए हैं, तो निखिलेश हैज़ स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स इन IP MET एग्जामिनेशन एवर। उससे ज़्यादा अभी तक पिछले 10, 12, 15 साल से किसी के नहीं आए। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसी तरह अक्षत भी है। अक्षत जो है उनके फादर चाहते थे कि बहुत अच्छा करे अक्षत, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ हैं उसके साथ, बट ही इज़ डूइंग वेरी गुड नाउ। ही इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड होपफुली बोथ ऑफ देम विल गेट इनटू द IIM इंदौर। अच्छा सर, ये तो रही एक उनकी एक्सपीरियंस बीइंग अ टीचर, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने एक्सप्लोर की चीज़ों को। लेकिन आप हमेशा से ही ज़्यादा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में रहे हैं, आपने ज़्यादातर MNCs का नेटवर्क आपका रहा है, तो बिल्कुल, आप उस बिल्कुल। वे में कैसे हेल्प कर पाते हैं स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये बात है, सब सर से मैंने सीखा कि जो है पढ़ाते कैसे हैं ना। तो जो है सर ने मेरे को पूरा सिखाया कि भाई ऐसे करो वैसे करो ना। तो वो पूरा मैंने सर से जो भी जो एकेडमिक, जो सबसे मेन जो बैकबोन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो सबसे पहले मैंने समझा, और उसको कैसे जो है स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हैदराबाद में भी कोई बच्चा पढ़ रहा है और जो है दिल्ली में भी कोई बच्चा पढ़ रहा है या कानपुर में भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको सब जगह एक सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखी इसी वजह से बंद हो गई, वैल्यूएशन के पीछे भाग रही थी, वैल्यू के पीछे नहीं भाग रही थी। बायजूस जैसी बड़ी कंपनी जो है आज की डेट में जो बैंकरप्ट हो चुकी है। तो मेरे नज़र में कहीं ना कहीं एक वो था कि जो है मुझे वैल्यूएशन के पीछे कहीं नहीं भागना है, और सिंस सर एकेडमिक्स में बिजी रहते थे, मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जो वैल्यू क्रिएट करे सोसाइटी में, जिससे रिजल्ट्स आएँ। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि AIR 1 और 2 आई 5 साल बाद आई ना, लेकिन ये उन्हीं प्रोसेसेस का नतीजा है जो हमने पिछले 5 साल से फॉलो किए ना। तो ये मेरा एक मेन जो है ऑब्जेक्टिव था, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो है सफल रहे, मिलकर दोनों ने काम किया। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि आप वैल्यू पे ध्यान देते हैं, वैल्यूएशन पे नहीं। और जैसा अभी सर ने भी बताया कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे IPM के ब्रांचेस अवेलेबल हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी सही इनिशिएटिव IPM उठा रही है तो ये हर बच्चों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस आपके IPM क्लासेस के कोई ऑनलाइन वर्जन्स भी अवेलेबल है? उनके लिए बिल्कुल ऑनलाइन वर्जन है, और हम उस पर पूरा क्वालिटी कंट्रोल करने का पूरा कोशिश करते हैं। आज मैं इस पॉडकास्ट के लिए आ रहा था, उससे पहले ही मैंने नेट पे डाला कि हम जो अब IPM को जो है
मेट्रो नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए जो है हम पूरा देख रहे हैं, रोड मैप पूरा देख रहे हैं कि कैसे इसको। अच्छा, मतलब आपके फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान्स में है बिल्कुल ये? बिल्कुल फ्यूचर प्लान्स में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो है ये IIT JEE जैसे प्रोग्राम की तरह हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर IIM एक बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है बच्चों के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जब ये मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जाएगा। अच्छा सर, IPM करियर्स में आपकी जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है ये बहुत फेमस है, इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसे आपने खुद में इवॉल्व किया है? देखिए ये थॉट मुझे आया, शायद मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा मुझे अपनी टीचर से आया। ओके। हाँ, और ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। शायद ही कोई हिंदुस्तान में होगा, जितना मैं समझता हूँ, जो शायद इस अप्रोच के साथ जाता होगा। इसको बोलते हैं मीटा अप्रोच ऑफ लर्निंग। ये तो चलिए एक टर्म हो गया, मैं इसको समझाता हूँ कि होता क्या है ये, ना। जैसे किसी भी आप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, चाहे वो IIT JEE हो, CUET हो, कैट, और आप भी समझिएगा, आपने शायद खुद भी MBA या मैथ्स कॉम किया हुआ है या एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा कोई। तो जब आप तैयारी करते हैं तो जो टीचर होता है वो यूजली ये सिखाने की कोशिश करता है या ये सिखाता है, ये पढ़ाता है कि यार पिछले साल जो इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके आधार पे वो ये तय करने की कोशिश करता है यार इस साल भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिछले 2 साल टाइम एंड वर्क क्या आए थे, टाइम डिस्टेंस क्या आए थे, मतलब एक टॉपिक की बात बता रहा हूँ, तो इससे आगे हिस्ट्री क्या आए थे, ज्योग्राफी, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन हमारा जो अप्रोच रहता है वो एकदम अलग रहता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जब बच्चा जाए ना, बिकॉज दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर लॉजिक, एंड दे डोंट हैव एनी इक्विपमेंट की आप लगाया और चेक कर लिया आपका लॉजिक क्या है। सो इट्स अ टेस्ट ऑफ योर लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स। वो नंबर से आपका IQ चेक करते हैं। तो क्योंकि तो हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो इतना कॉन्फिडेंट फील करे ना, शेर की तरह एकदम अंदर जाए कि भाई कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ही पूछोगे ना, ब्रह्मोस तो नहीं मार दोगे ना, आई विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। विद दैट कॉन्फिडेंस ही शुड वॉक इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये कैसे आता है? हम बच्चे के एप्टीट्यूड या उसके लॉजिक पे बहुत काम करते हैं। हम ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है, इस पे एक कोर्स होता है जो हम पढ़ाते हैं कि भाई ये सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन देखिए, क्योंकि हर बार कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो आपको हमेशा वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जैसे कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ बच्चे जब क्लास में जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन देखा दीपक सर उन्होंने ना, तो देखते हैं कि यार यार सिमिलर क्वेश्चन आई हैव डन इन द मॉक, वो खुश हो जाते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते कोई भी क्वेश्चन आए उसको ये कॉन्फिडेंस है कि आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आता है आपके एप्टीट्यूड से, आपके लॉजिक से, आपके IQ से और मीटा अप्रोच ऑफ लर्निंग से। अच्छा, तो ये रेगुलर बेसिस पे आप ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में जो एक क्लास होती है वो सिर्फ इसी बात की होती है, और वी कॉल इट लॉजिक बिल्डिंग क्लास। ओके। और जो है इसको मैं खुद मॉनिटर क्या करता हूँ, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि इस पर्टिकुलर जो क्लास है उसको मैं खुद ही पढ़ाऊँ। लेकिन सर ये IIM कॉलेज बहुत प्रेस्टिजियस होते हैं, मतलब अगर किसी बच्चे की एडमिशन हो गई तो बहुत बड़ी बात होती है कि IIM में एडमिशन हो गया। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं या कुछ नंबर से रह जाते हैं, तो वो डिमोटिवेट भी होते होंगे, तो उनको फिर कैसे आप लोग टैकल करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आई रोट द JEE एग्जामिनेशन एंड आई फेल्ड ना। सचिन तेंदुलकर नेवर रोट IP मैट, he never wrote CAT examination, you never wrote CAT examination. These are the one day examinations ना, ये एक दिन के एग्जामिनेशन आपका भविष्य नहीं तय करेंगे ना। मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि सब लोगों को देना चाहिए IP मैट, या नहीं IP मैट बहुत अच्छी परीक्षा होती है, या CAT बहुत अच्छी परीक्षा होती है, IIT JEE बहुत अच्छी होती है, ठीक है, होती है। बट अगर आप उसमें फेल करते हैं तो ये कभी नहीं होगा कि आप ज़िंदगी में फेल कर जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको 100 उदाहरण दे सकता हूँ, 100 उदाहरण, मैं आपको 100 अपनी फील्ड के उदाहरण दे सकता हूँ। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूछ सकते हैं जिन्होंने MBA नहीं किया होगा, जिन्होंने IIM नहीं गए होंगे, आप IIM नहीं गई हैं, वो शायद IIM नहीं गए होंगे और इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन बच्चों को अगर दो तरीके हैं, या तो वो डिमोटिवेट हो जाए या टेक इट ऑन द चेस्ट, या देखिए नहीं, वो कोई नहीं, एक दिन की परीक्षा ये तय नहीं करेगी कि मैं भविष्य में क्या करूँगा। दैट वन डे एग्जामिनेशन विल नेवर डिटरमाइन कि व्हाट विल आई डू इन द फ्यूचर ना। और ये सच भी है, आप जब आजू बाजू देखेंगे ना, आपको बहुत कम IIM के लोग मिलेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग बहुत मिलेंगे। आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज उठा के देखिए, उनके CEO उठा के देखिए, कितने IIM के हैं ना। आप जो है आप टॉप 100 देख लीजिए दुनिया के, कितने IIM और हार्वर्ड से होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों को मैं बिल्कुल बोलूँगा कि भाई बिल्कुल डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है, टेक इट ऑन द चेस्ट और देखिए सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। अच्छा सर, आपका हमेशा से इंडस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, आप MNCs से जुड़े हैं, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे पास आउट कर जाते हैं या जिन बच्चों ने ये एग्जाम्स क्लियर कर लिया है, उनको आपका जो ये इंडस्ट्री नेटवर्क है वो किस तरह ये से help इंडस्ट्री नेटवर्क जो है IIM से हमें मिला है और बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है कई बार। जैसे कई बार कोई स्टूडेंट हमें अप्रोच करता है, बोलता है
जैसे कि हमें कुछ डेटा एनालिटिक्स का कोई कोर्स करना है ना, तो जब मैं जिस बैच से एमबीए से पास आउट हूँ वहाँ पर मैं ढूंढता हूँ कि कौन कौन डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में वर्क कर रहा है कहीं पर, तो मैं उससे कनेक्ट कराता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट 12th क्लास के एक स्टूडेंट को डेटा एनालिटिक्स के बारे में एक रॉ नॉलेज होती है जो जो मुफ्त के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से, और जो उसको एग्जैक्ट नॉलेज 30 मिनट का सेशन जब हम कराते हैं उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, सिंस वो मेरा फ्रेंड है ना, इसलिए वो 30 मिनट्स उसको जो है दे देता है, तो उसको एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि भाई डेटा एनालिसिस ये होती है, इसका ये प्रोसेस होता है। तो ये इससे काफ़ी बच्चों को जो है मदद मिलती है उस चीज़ को क्लियर करने में कि भाई एग्जैक्टली मैं सोच ये रहा था बट होता ऐसा है, तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो स्टूडेंट ले पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मदद जो होती है जो मैं कर पाता हूँ इंडस्ट्री नेटवर्क से जुड़े होने की वजह से। अच्छा सर, मतलब जो बच्चे पास आउट कर जाते हैं, आप उनको भी रीच आउट करते हैं हेल्प करने के लिए, या वो आपको रीच आउट करते हैं हेल्प के लिए? बहुत बहुत बार मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। अक्षिता माहेश्वरी है, हमारे पहले बैच की बच्ची थी, अभी कानपुर की है, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, तो अभी भी वो आई हुई हैं इस समय कानपुर में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं। देखिए आईएम में क्या होता है, लकली आई एम फ्रॉम आईएम अहमदाबाद ना, तो हमारे आईएम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और आप भी इस फील्ड के हैं, इतने लोग यहाँ पर हैं जो कैमरे में नहीं आ रहे पीछे हैं, वो सब समझेंगे कि नेटवर्क का बड़ा खेल होता है अपनी इंडस्ट्री में ना, अपने कॉर्पोरेट में। आप कितने लोगों को कहाँ जानते हैं। बच्चे आते हैं, जैसे सर ने बोला, बच्चे आते हैं हमारे पास और मुझसे पूछते हैं, सर क्या आप बीसीजी में किसी को जानते हैं, मेरी इंटर्नशिप लगा सकते हैं, क्या आप डेलॉयट में कहीं जानते हैं। क्योंकि बिकॉज मेरा आई एम अहमदाबाद का बैकग्राउंड, मेरे दोस्त हैं जो बीसीजी में हैं, अब अच्छे पार्टनर लेवल पे पहुंच गए, सर के बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं ईएनवाई में पार्टनर हैं, तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि भाई एक ऐसा है अपॉर्चुनिटी, उनको भी चाहिए भाई, उनको भी एक अच्छा बच्चा चाहिए जो उनकी कंपनी में काम करे, और इनको एक अच्छी कंपनी चाहिए, तो वो हमारे पास दोनों लोग के एक नंबर रहते हैं, हम दोनों लोगों को एक दूसरे से मिला देते। तो ऐसे बहुत बार होता है कि जो आप बोल रही हैं बिल्कुल हमारे पास आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अपनी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़, जो ईश्वर ने जितनी हमको क्षमता दी है, हम उनकी मदद कर सकें। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आप उन बच्चों को भी हेल्प करते हैं जो बच्चे अब इस इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं हैं या कभी रहे हों, क्योंकि बहुत मायने रखता है कि आफ्टरवर्ड्स भी आपका इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर रहा है। श्रुति जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपका ये जो प्रश्न है, शायद आपका जो प्रोस्पेक्टिव है आपके अपने कॉलेज की तरफ से आ रहा होगा, जहाँ से आपने पढ़ी होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। आईएम में थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि आईएम बड़े वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस है ना मैम, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप 3rd सेमेस्टर में पहुँचते हैं, तब तो टर्म्स वगैरह बोलें, यानी आप 5th ईयर में जब होते हैं, तो ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेस्ड होते हैं, बीसीजी, डेलॉयट, ईएनवाई, जो ये आपकी मैकेंजीज, इसमें ऑलरेडी बहुत जल्दी प्लेस हो जाते हैं। और डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं सीनियर्स का उनका योगदान रहता है। सीनियर्स हैं, अब जैसे सपोज करिए बीसीजी ने अक्षिता को रखा, अब अक्षिता वहाँ जाके इतना अच्छा परफॉर्म करती है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी को लगता है यार ये लड़की कहाँ से हमने उठाई थी, अच्छा ये लड़की तो मैंने आईएम इंदौर से ली थी, तो ऑब्वियसली अगले साल वो वहाँ आते हैं। तो यूजुअली बच्चे हमारे पास कम ही आ पाते हैं कि सर हमारी कोई मदद करे, क्योंकि वो इतने बड़े कॉलेज से पढ़े होते हैं, तो उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हाँ, जब अपने होम टाउन आते हैं तो ज़रूर हमसे कभी मदद के लिए कभी कुछ बोलते तो बोलते, बट ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में जाते हैं, देखिए एमबीए आज हर कोई करा रहा है, टॉम डिक एंड हैरी कॉलेज से आप कर सकते हैं ना। अब अगर आप टियर 3 टियर 4 से करने जाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप जो है कुछ अपना काम शुरू कर दीजिए, वो तो मत करिए, फिर आप सिर्फ परेशान होंगे। अगर करना है तो आप टॉप नॉच कॉलेजेस से करिए, अगर आप टॉप नॉच कॉलेज से नहीं करते तो फिर ये प्रॉब्लम आपको आती है। लेकिन सर ये कोर्स या इन कॉलेजेस की जो फीस होती है, ये इतनी एक्सपेंसिव होती है कि लोग जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, वाई द मैनेजमेंट एजुकेशन इज सो कॉस्टली, ये इतनी महंगी क्यों हो गई। और ये शायद मैं अब उन बच्चों से कम बात कर रहा हूँ और उनके पेरेंट्स से शायद बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने अहमदाबाद से किया था तो शायद उस समय 21 लाख रुपए फीस थी। अभी जो अगर आप आईपीएम आईएम इंदौर की बात करेंगे तो टोटल 35 लाख 37 लाख फॉर द 5 ईयर सर ना, कुछ 35-37 लाख रुपए का कोर्स है मैम, ये 5 साल का, तो ये बहुत महंगा कोर्स है। कहीं ना कहीं देखिए अब होता क्या है, आईआईटीज़ में आप बात करेंगे ना, तो आईआईटीज़ पहले थोड़ा इसका कारण समझ लेते हैं। जो आईआईटीज़ होती हैं वो जो है गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, और जो आईएम्स हैं वो ऑटोनोमस हैं। तो आईएम को अपने सारे खर्चे खुद ही निकालने हैं ना। उनके बड़े बड़े कैंपस होते हैं, 50-50 एकड़ के, लखनऊ का तो बहुत ही बड़ा कैंपस है, तो उनको खुद अपने खर्चे उठाने होते हैं। तो इस तरीके से इस वजह से फीसेस जो है बहुत हाई, और जो फैकल्टीज़ होती हैं वो क्लास अपार्ट होती हैं, वर्ल्ड क्लास होती हैं। मतलब हमारे जो प्रोफेसर्स थे, आप सर के प्रोफेसर एक्सआईएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, कुछ हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं, कुछ जो है येल से पढ़ के आए होते हैं, तो उनके भी पैकेजेस बहुत हाई होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। नंबर 2 बात, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, बहुत तरीके की, नीड बेस्ड भी होती हैं और आपकी जो एकेडमिक बेस्ड भी होती हैं। नीड बेस्ड अगर कोई बच्चा गरीब है, नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कॉलेज उसको फंड कर देता है।
दूसरी एकेडमिक बेस, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं कॉलेज में तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, पूरी पूरी 100% मिल जाती है। नंबर 3, अगर दोनों में आप नहीं भी फिट बैठते हैं तो जिस दिन आपको सिर्फ ऑफर लेटर चाहिए होता है आईएम के एडमिशन, दैट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द आईएम ना, सिर्फ ऑफर लेटर, आपको एक पन्ना लेकर के जाना होता है और आपके अगले दिन आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए होते हैं। बैंक आपको अगले दिन 40 लाख रुपए का लोन देता है, क्योंकि उसको पता है कि जो, अगर ऐसा है, देखिए मैम, अगर फिर गरीब का बच्चा आईआईटी आईएम जा ही नहीं सकता ना यार, कैसे जाएगा ना, क्या उनके लिए नहीं है क्या ये बात? भाई उनको भी तो पढ़ने का हक है ना। तो और ऊपर से ये तो सरकारी है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन आपकी अगर आप एवरेज प्लेसमेंट्स वगैरह की बात करेंगे तो इतने ज़्यादा होते हैं, करोड़ करोड़ रुपए के पैकेज लग रहे हैं आजकल एमबीए करने के बाद, आईपीएम करने के बाद, तो उनके लिए बहुत आसान होता है इसको रिपे करना, बहुत ही आसान होता है। तो ये मैं ये अगर मतलब पूरे थिंग, इफ आई हैव टू पुट ऑल द थिंग्स इनटू द पर्सपेक्टिव, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फ्रेम माय आंसर। यानी जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में उतना आप रिकवर कर लेंगे ऑन जॉब विद इन 2 ईयर्स, देखिए अगर आपने 40 लाख का लोन लिया और सपोज करिए आपकी 40 लाख की सैलरी लगी ना, इतना लगती है अगर आप ठीक है। अब जब मैं अक्षिता माहेश्वरी की अभी बात कर रहा था ना, इसी साल पास आउट, 40 लाख का पैकेज लगा, अगर अक्षिता मुझे सुन रही हो तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो 2 साल भी जॉब करती तो शी विल गेट 40 lakhs एंड 40 lakhs 80 लाख रुपीज़, तो उसको 40 लाख रुपीज़ वो रिपे कर देगी। 40 lakhs फिर भी उसके लिए बचेगा, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट। ठीक है, आप आईएम से पढ़ते हैं, आप जो है बाहर जाते हैं, रहते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल एकदम से बदल जाती है ना, आपके बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप फिर उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उस कॉस्मोस में रहता है, आपका यूनिवर्स बदल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ, बट फिर भी 40 lakhs इज़ अ डिसेंट मनी फॉर 2 ईयर्स ना, मैं ये अगर आप इतना कमा रहे हैं तो। अच्छा सर, तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आईपीएम प्रोवाइड करवाते हैं? अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन विच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर। देखिए अब तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर मैं करूँगा तो ये पॉडकास्ट सिर्फ कॉलेजेस बताने में निकल जाएगा, तो मैं वो बता करके सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस बताता हूँ जी, जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं या ये डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं या कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो मेरे जहन में आता है वो है आईएम इंदौर, जो कि अगेन वर्ल्ड क्लास कॉलेज है। दूसरा जो आता है आईएम शिलोंग, उन्होंने इस साल शुरू कर दिया है। आईआईएफटी एक कॉलेज है, बहुत अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। IIM Kozhikode is providing this wonderful course. Narsi Monji have announced this course in Mumbai. Narsi Monji, you must have heard the name. Then IIM Jammu is there, Bodh Gaya is there, Amritsar is there, Sirmaur is also there now. So these are the Rohtak and Ranchi is also there. IIM Rohtak, IIM Ranchi. So these are the top 10 colleges which are providing this course now. तो सर आजकल के बच्चे आईआईटी, जेई, नीट के अलावा और क्या करियर ऑप्शंस हैं जो वो परस्यू कर सकते हैं? मैं चाहूँगा कि दीपक सर इसका जवाब दें, क्योंकि ये दीपक सर इस फील्ड में भी हैं, थोड़ा नीट और एटीजे को बहुत अच्छे से समझते हैं। आजकल थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले करियर ऑप्शंस किस तरह से चूज़ किए जाते थे और आज किस तरह से चूज़ किए जा रहे हैं। सिंस मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले जो होता था, इंडिया जो है आज़ादी के बाद जब जो इनकम होती थी किसी भी फैमिली में, काफ़ी डिस्ट्रेस होता था, तो एक मेजर फोकस होता था कि कहीं से करके कुछ भी एक नौकरी लग जाए ना। तो आईएम्स जिनकी बात सर ने करी, बहुत डिटेल में करी कि कौन कौन से आईएम्स हैं, ये सब इंडिया में जब स्टार्ट हुए थे 1960s के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। जैसे आईएम जो है अहमदाबाद 1962 में स्टार्ट हुआ था, आईएम बेंगलोर भी 1962 में स्टार्ट हुआ था। तो जो उस वक्त के पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को ये बोलते थे कि भाई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, भाई कोई करियर ऑप्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू अर्न ना, जहाँ से पैसे मिलेंगे भाई वो अर्न करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग एराज में जो मिलेनियल्स के जो फादर मदर हैं उनको ये सिखाया गया था मिलेनियल्स को कि भाई आपको अर्न करना ही करना है। और 2 प्रोमिनेंट डिग्रीज होती थी, एक इंजीनियरिंग की और दूसरा डॉक्टर। तो हम लोग सुनते भी हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बन गया टाइप का। तो ये पहले की बात थी। अब 80s के बाद जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब वो जब कमाने लगे, 7th पे कमीशन लग गया इंडिया में, तो इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ गई। आप दिल्ली में जाएंगे, गुड़गांव में जाएंगे, लोग 100-100 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हैं। तो अब वो बेसिक प्रॉब्लम जो थी अब वो नहीं रह गई है ना, या एक बहुत बड़ा जो क्लास है उस बेसिक प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुका है, उस इनकम ग्रुप से ऊपर आ चुका है। तो अब वो अपने बच्चे को ये नहीं देखता है कि भाई मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, अब वो देखता है कि मैं क्या नया ट्राई कर सकता हूँ, हाँ, exactly. कौन से नए जो है ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो उस माइंडसेट से लोगों का थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है करियर जो है चूज़ करने के लिए, ठीक है। जो पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उनकी इनकम का बड़ा रोल है। तो पेरेंट्स जो आज की डेट में जो सबसे पॉपुलर
मैं कॉलेजेस नहीं बताऊंगा, कोर्सेज बताऊंगा, ठीक है। आपको जो सबसे जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो जैसे सस्टेनेबिलिटी है, बहुत पॉपुलर कोर्स है, और साइकोलॉजी है, ठीक है, बिहेवियरल साइंसेस है, ठीक है, जो IIM बेंगलोर ने अपना एक प्रोग्राम शुरू भी किया है। आप ये देखिएगा, ये जो सारे प्रोग्राम जो आशुतोष सर ने बताए, अभी डिटेल में एक्सप्लेन किए, उनके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है चौथा कोर्स जो है। तो ये 4 कोर्सेज जो हैं आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा जो है इनकी डिमांड बढ़ रही है ना। तो इनसे रिलेटेड कोर्सेज जो है आज के करियर ऑप्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जो IPM प्रोग्राम में ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, बट मेजर अगर ये 4 आपकी डोमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करके बताया है, ठीक है, तो आपके करियर प्रॉस्पेक्ट के साथ साथ आप बहुत नई नई चीज़ें सीखते हो ना। तो ये मैं आपको, ठीक है, टू आंसर योर क्वेश्चन, how people are taking their career options, and these are current career options which which you can pursue, and pursue करना कहाँ से वो सर ने बताया आपको, ठीक। Just to add what Deepak sir just said, very beautifully he categorically said each and everything. बहुत अच्छे से उन्होंने सुंदरता के साथ बताई। अब देखिए जमाना आ रहा है AI का भी, जैसे सर ने बोला बिहेवियरल साइंसेज, इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी, इस तरह की बातें करी सर ने, साइकोलॉजी की भी बात करी सर ने। ज़माना आ रहा है चैट GPT का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये सारी बातें हम लोग इंटरव्यू से पहले चैट GPT का डिस्कस भी कर रहे थे। देखिए क्या होता है कि अब जैसे कोडिंग है, ये कोडर है या डॉक्टर्स हैं, ये बड़े ऑब्सलीट हो जाएंगे एक समय के बाद ना। अब ये सब जॉब्स जाने वाले हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी है, वो जो आप ये काम कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर सकता है। जो क्रिएटिव, जैसे स्टोरी राइटिंग है, दैट इज़ अ क्रिएटिव। चैट GPT क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट वो गूगल करता है, ये करता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, उसके आधार पे आपको डिसीजन देता है। बट अगर आप चाहें कि वो क्रिएटिव होकर के कुछ नया देगा, वो ये नहीं कर सकता है। वो क्रिएटिविटी लाने के लिए ही ये नए कोर्सेज हैं, जिनका मुझे लगता है कि भविष्य बहुत ज़्यादा है, जो सर ने जस्ट अभी मेंशन किए। और क्यों ऐसे जो बड़े कॉलेजेस हैं, IIM बेंगलोर है, वो इस तरह की कोर्सेज क्यों लेकर के आ रहा है, उसको पता है दीज आर द कोर्सेज ऑफ द फ्यूचर। अदरवाइज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट GPT है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा काम कर सकता है, बट क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है ना। आप बोले नई स्टोरी, किसी पिक्चर की नई स्टोरी लिखो, तो वो वही लिखेगा कि यार पुराने हिसाब से देखिएगा कि ये हिट हुई है, ये खराब हुई है, और उस आधार पे देगा, बट वो क्रिएटिव होकर के नहीं कर सकता है। इसलिए इस तरह के कोर्सेज की अब मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। सर ये मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक IP मैट, क्लैट या CUET, क्या ये इन फ्यूचर IIT JEE का अल्टरनेटिव बन सकते हैं? सर शैल आई आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल देखिए, मुझे तो लगता है एब्सोल्युटली यस, आई एम परफेक्टली मतलब ओके विद दिस क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि क्यों ऐसा होने वाला है, मेरे पास उसके कारण भी हैं। देखिए IIT JEE और जो नीट एग्जामिनेशन है ना, अब बच्चों के पास क्या था कि देखिए बहुत सारे आप ये समझिए, आप बहुत ध्यान से इस बात का समझिएगा कि 1 करोड़ लोग जो आसपास है, 1 से 1.5 करोड़ लोग की जो जनता है, वो 12th पास करती है हर साल ना। कुछ मैं आपको CBSE में केवल का फिगर दे रहा हूँ, 12th के आसपास का फिगर दे रहा हूँ। उसमें से जो है सिर्फ 30% बच्चे जो होते हैं ना, वो ये IIT JEE और नीट वगैरह। कितनी सीट्स हैं IIT JEE में, आप सोचिए, 1 लाख सीट्स है मेरे ख्याल से नीट में सर। हाँ। और इंजीनियरिंग में भी आप, मैं कहता हूँ सब कुछ जोड़ लोगे तो 5 लाख, 6 लाख तो हुए, बाकी 94 लाख लोगों का क्या होगा। और आप जानती हैं, मैं एक से एक खूबसूरत माइंड बता सकता हूँ मैम, जिनका दिमाग इतना बेहतरीन है, शानदार है। दे डोंट वांट टू बिकम एन इंजीनियर, दे डोंट वांट टू बिकम द डॉक्टर ना। अब उनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए, वो क्रिएटिविटी का ना। वो आर्किटेक्ट में जाना चाहते हैं, वो साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, हिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, ज्योग्राफी में कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। आप दरभंगा से आती हैं, मैं कानपुर से आता हूँ। मैं कानपुर में आपको बता सकता हूँ 50 स्कूल हैं जो बहुत शानदार स्कूल हैं। आपके दरभंगा में भी कुछ स्कूल्स होंगे जो बहुत अच्छे स्कूल होंगे ना, बड़ा अच्छा DPS होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप 2 हमें अच्छे ग्रेजुएशन के कॉलेज बता दीजिए जो वर्ल्ड क्लास हो, इंडिया क्लास हो, आप नहीं बता पाएंगे। नहीं है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है। जो स्कूल हैं वो तो हर शहर में बहुत अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, आप शायद आपके यहाँ भी कोई होगा, ये महाविद्यालय, वो महाविद्यालय, कोई नहीं जानता उनको। तो ये जो अब आ रही हैं, ये जो नई नई स्ट्रीम्स अब आ रही हैं, जिनका आपने नाम लिया, CUET, IP मैट और ये क्लैट वगैरह, ये उस गैप को ब्रिज करने के लिए आ रही हैं। तो मुझे इसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं दिखता। आई डोंट हैव इवन एन आयोटा ऑफ डाउट कि ये जो आप बात कर रही हैं कि क्या ये उसका एक ऑल्टरनेट बन करके उभरेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि यस। अच्छा सर, तो ये IPM की जो प्लेसमेंट है, ये MBA से क्या डिफरेंट है, या क्या सिर्फ इसे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, सिंस ये मैनेजमेंट का कोर्स है, तो क्या सिर्फ ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही कर सकते हैं? राइट। मैं आपको दोनों सवालों के जवाब देता हूँ।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो MBA और अगर हम IPM की बात करते हैं तो IPM इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। कोई बच्चा सपोज आई रोट कैट एग्जामिनेशन गॉट इनटू द MBA ऑफ IIM अहमदाबाद और फॉर एग्जांपल IIM इंदौर। दीपक सर रोट IPM एग्जामिनेशन गॉट इनटू द IPM प्रोग्राम ऑफ द IIM इंदौर, ठीक है। ये 3 साल BBA करेंगे ना वहाँ पर, मैं सीधे कैट के आऊँगा 2 साल के MBA के लिए। लास्ट के जो 2 साल होंगे हम दोनों लोग मिक्स कर दिए जाएंगे। सो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द IPM स्टूडेंट एंड द MBA स्टूडेंट, नो डिफरेंस, नॉट एट ऑल। जैसे सपोज करिए 120 बच्चे थे, हम लोग 300 बच्चे हैं, तो हमारे 2 सेक्शन बने 150-150 के, तो ये 60 हमारे पास आ जाएंगे, एक 60 दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे, तो अब 210 के 2 सेक्शन हो जाएंगे, एकदम इंटरमेंगल। मेस सेम, हॉस्टल सेम, पढ़ाई सेम, क्लास टीचर सेम, एब्सोल्युटली सेम। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन द IPM एंड द MBA प्रोग्राम। जो प्लेसमेंट MBA का होता है एग्जैक्टली वही प्लेसमेंट IPM का होता है, कोई भी उसमें जरा सा भी लेश मात्र भी अंतर नहीं है। फाइनल डिग्री भी सेम ही मिलती है? Absolutely same, absolutely. You will be getting the MBA degree, I will be getting the MBA degree. I will be getting 2 degrees, BBA after 3 years and the MBA after 5 years. And you will be getting 1 degree, that is MBA. Second question is whether it is applicable only for the science student. I think that was the second part of the question. Yes. So to answer that question, no, it's a stream neutral system. देखिए आप समझिए MBA क्या होता है ना, क्रिएटिविटी की बात होती है। हम नहीं चाहते इस कमरे में सारे के सारे इंजीनियर बैठ जाएं MBA की क्लास में। क्यों? सब एक जैसा सोचने लगेंगे, सब एनालिटिकल सोचेंगे। इंजीनियर्स का दिमाग होता है मैं इंजीनियर हूँ, एनालिटिकल सोचने लगेंगे। हम दिल से नहीं सोचेंगे, हम हर चीज़ में रीज़न खोजने की कोशिश करेंगे। वो नहीं चाहिए कि MBA स्कूल को। आज मैं जब पढ़ा हूँ और जब करता हूँ तो मुझे पता है कि यार आप ह्यूमंस को समझना सीखिए, तो आपको सारे लड़के भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सारे जितने भी IIM हैं सब में फीमेल के लिए रिजर्वेशन होता है। सब लड़के होंगे एक जैसा सोचेंगे। सबसे अच्छा एक सबसे खूबसूरत MBA कॉलेज कैसे बनता है? ऐसे बनेगा जिसमें यार 2 लड़के बिहार के हों, 2 पंजाब के हों, 2 अफ्रीका के हों, 2 लंदन के हों, 2 जम्मू कश्मीर के हों। या डाइवर्सिटी? एब्सोल्युटली दैट इज द वर्ड। डाइवर्सिटी इज द की इन एन MBA कॉलेज। आप सारे हिस्ट्री वाले भी नहीं चाहिए, सारे हमें जो है ह्यूमैनिटीज़ नहीं चाहिए, सारे हमें आर्ट्स नहीं चाहिए, सारे कॉमर्स नहीं चाहिए, हमें सबका मिक्सचर चाहिए। सो दैट्स वाई इट्स अ स्ट्रीम न्यूट्रल सिस्टम। और इसीलिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है मैम ना, दैट इज़ वाई जब मैं शुरुआत किया था इस पॉडकास्ट का तो आपने सवाल पूछा तो मैंने बोला इट्स एन, आई होप वी आर नॉट ओवर शूटिंग द टाइम ना। हाँ, तो इसका जो मैंने शुरुआत की तो मैंने बोला इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो व्हाट इज द एप्टीट्यूड? इट्स अ टेस्ट ऑफ योर लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स। That's why they just test your logic. That's it. How good is your IQ? बस सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं, उनको और किसी चीज़ से वो मतलब नहीं है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये सही तरीका था। तो सर ये IIT JEE या IP MET के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ये बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, बच्चे बहुत डेडिकेटली इसके लिए तैयारियां करते हैं, लेकिन इस वक्त इसमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं? ये आजकल आ गया, मैं इसको बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टूडेंट को प्रिपेयर भी कराया था, तो उससे पूछा कि तुमने अपना रिज़ल्ट देखा? तो उस लड़की ने बोला कि मैंने अपना रिज़ल्ट नहीं देखा, मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। पहली बार मैंने ये वर्ड सुना कि ये पैनिक अटैक जैसी चीज़ जो है कुछ होती है। फिर उसकी मैं डिटेल में गया कि पैनिक अटैक क्या होता है, तो पता चला कि आजकल ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे पेशेंट और इन लोगों की जो है बहुत ज़्यादा तादाद बहुत बढ़ गई है। तो फिर पता चला कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है एक बड़ी फील्ड जो है जो डेवलप हो रही है या जो है बन रही है। फिर पता चला, जब बहुत रिसर्च किया तो पता चला लोग आजकल जो है अकेलेपन और इसकी वजह से, क्योंकि दिल्ली में जो है NCR में जो है बहुत कंबाइंड फैमिलीज़ नहीं होती, अकेलेपन की वजह से लोग चैट GPT से बात कर रहे हैं कि उनसे कोई बात करने के लिए नहीं है। तो ये समस्याएं जो हैं आज से 10 साल या 20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, बट आपने बोला आज की डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एस्पिरेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो हम लोग यहाँ पर जो अप्रोच फॉलो करते हैं कि जो कंटिन्यूअस, जैसे हमने बात करी कि एक मेंटोरिंग होती है, तो मेंटोरिंग इज़ जस्ट नॉट कि हमने सर ने उसको पढ़ा दिया कि हाँ भाई ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स रेडी हो गए, नाउ यू आर रेडी एंड गो। मोर द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इज दैट यू आर इमोशनली रेडी फॉर दैट एग्जामिनेशन और नॉट। तो उस इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हम डॉक्टर्स की मदद लेते हैं। मैं खुद भी उसके ऊपर इतने जो है सेशंस लेता हूँ वहाँ पर। सो इसमें मेरे बहुत जो है फेवरेट जो मेरे गुरु हैं इस फील्ड में, कम्युनिकेशन के गुरु हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, मैट अब्राहम्स। तो मैं व्यूवर्स को बोलूँगा उनके वीडियोस ज़रूर देखे जाके। मैट अब्राहम स्टैनफोर्ड GSB स्कूल के जो है कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है मैंने उनसे सीखा है, मैं वो सीख कर जो है अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो मेजर जो क्वेश्चन होता है वो होता है हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी।
because not the examination content which is going to like decide whether you'll be get through in this examination. It's about your emotional kind of composure at the time of when you enter into the examination premises, just before the interview premises, because इंटरव्यू का बहुत बड़ा वेटेज होता है, 35 to 50% वेटेज केवल इंटरव्यू का होता है ना, कि बच्चे ने रिटर्न तो पास कर लिया, उसके बाद जो है उसका तब भी गारंटी नहीं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसको 50% तक जो है वेटेज इंटरव्यू का दिया जाता है। तो बच्चे को ये प्रिपेयर करना है कि हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम लोग वहाँ पर बहुत डिटेल में प्रिपेयर कराते हैं कि एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करें। दूसरा, पैनिक सिचुएशंस में अगर आप होते हो तो उसको कैसे मैनेज करें। तीसरा, जो एकेडमिक जर्नी है इज़ वेरी लॉन्ग, सो जो डिस्टिंक्शन बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे हम लोग गीता में भी बोला गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट भाई ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा नहीं होता है, उनको लगता है कि भाई 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, भाई मैं सर की क्लासेस भी लगा रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ तक मैं पहुँचा, ये सब क्वेश्चंस पूछने लगते हैं ना, रादर देन फोकसिंग ऑन लाइक व्हाट नीड्स टू बी डन ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बेसिक फंडामेंटल इश्यूज है। जब मैं पैनिक अटैक और इन सब चीज़ों की जड़ में गया तो मुझे लगा इट्स जस्ट अबाउट वेदर यू आर डिसिप्लिन्ड एंड गाइडेड टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन जर्नी। और अगर आप ऐसा होते हो तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम जो है ख़त्म की जा सकती हैं ना। तो इसको हम लोग इस रूट कॉज एनालिसिस के तहत अपने यहाँ पर जो है इसको अपने बच्चों में ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। सर, सिंस आप दोनों ही इस फील्ड में अपने अपने जगहों पर एक्सपर्ट हैं, आप लोगों ने भी अपने लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो आई गेस आप दोनों से ये सवाल पूछना बहुत सेंसिबल है कि क्या लाइफ में फेलियर इम्पॉर्टेंट है? मैं चलें सर इसको? हाँ, मैं भी बोलूँगा। हाँ, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है एब्सोल्युटली यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोग देखे मैम, श्रुति मैम, जिन्होंने क्लास फर्स्ट से लेकर के आज तक ना वो कभी फेल नहीं हुए। उन्होंने क्लास फर्स्ट भी टॉप किया, सेकंड भी टॉप किया, थर्ड भी किया, 11th भी किया, 10th भी किया, 12th भी किया, IIM में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। आज होता क्या है, जब वो रियल लाइफ में आते हैं उन्होंने कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं सहा, उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा। जब वो रियल लाइफ में उनको कोई क्रिटिसाइज कर देता है, उनको कोई फेलियर मिल जाता है, कंपनी में कोई एक दिन उनका चलिए सेल्स नहीं आई, दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट, दे सीरियसली डू नॉट नो। वो परेशान हो जाते हैं, आप उनको कुछ बोल दें वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए जो है आप जो फेलियर होता है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप करना या शुरू से लेकर लास्ट तक वो गड़बड़ है, बट अगर फेलियर होते हैं ये आपके लिए लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको वापस आना सिखाते हैं जीवन में। तो ये स्टूडेंट्स को भी मैं यही बात बोलूँगा कि मतलब ऑब्वियसली बहुत जब बार बार फेल होना तो सही नहीं होता, आप गलतियाँ करें बट गलतियाँ रिपीट ना करें, जितनी गलतियाँ करनी है करें बट एक बार करें, वो सेम गलती 2 बार ना करें। दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई वांट टू से सर। हाँ, मेरे हिसाब से मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताना चाहूँगा, फेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेल नहीं होते हैं मतलब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आप कुछ नया नहीं सीखेंगे जब तक आप परफेक्ट तो हो नहीं। आप वैसे देखो कि आप जो सीखोगे सीखते जाओगे, सब कुछ अच्छा नहीं होता रहेगा। हमेशा लाइफ में अप एंड डाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप फेल होइए, आप ट्राई कीजिए, आप किसी भी जो है इनोवेटर या किसी भी जो है एंटरप्रेन्योर या किसी की भी सक्सेस स्टोरी आप उठाकर देखिए, वो हमेशा ये बोलते हैं, ठीक है, आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स ओनली। इफ़ यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट लाइक योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू सक्सेस इज़ लाइक वेरी लो। सर, ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, बहुत कुछ जानने सीखने मिल रहा है आप दोनों से ही बात करके, लेकिन टाइम बाउंडेशन है। तो फाइनल कोई मैसेज जो आप दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन्हें देना चाहेंगे? तो इनफैक्ट मैं 2 तरह के सजेशंस देना चाहूँगा, और सिर्फ वो उन बच्चों को नहीं जो IIP मैट की तैयारी कर रहा है, मैं उन सारे बच्चों को देना चाहूँगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो IIP मैट हो, CUT हो, क्लैट हो, UPSC हो, कुछ भी तैयारी करना चाह रहे हैं। नंबर 1, डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ। कई बार बच्चों से मैं बात करता हूँ, बोलते हैं सर मेरा तो आज तक अच्छी मैथ्स इंग्लिश नहीं रही, मैं आगे भी कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरी अच्छी मैथ्स नहीं रही, मैं आगे हाउ कैन आई गेट इनटू द IIM अहमदाबाद। सो दे आर रिजेक्टिंग देमसेल्व्स, लेट IIM अहमदाबाद रिजेक्ट देम कि भाई हम तुमको नहीं ले रहे, बट खुद को कभी रिजेक्ट मत करो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। एंड नंबर 2, देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं और एक बहुत साधारण एवरेज होते हैं, निखिलेश की तरह जो आए थे जिसने टॉप किया है इस बार।
तो होता क्या है, कई बार शार्प बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ाई में जैसे एक दिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, दूसरे दिन थोड़ा कम पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन पढ़ लेंगे यार मुझसे तो सब हो ही रहा है। और जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट हिज और हर प्रिपरेशन, उसके सफलता के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। सो दीज आर द 2 सजेशंस व्हिच आई वुड लाइक टू गिव माय ऑडियंसेस टुडे। मैं एक इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक टाइम मैनेजमेंट, एक जो हमारी 12th तक की जो पढ़ाई होती है उसमें मेनली क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, ठीक है, रटा रटाया पैटर्न होता है, वही आता है। जैसा सर ने बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कोई नई चीज़ भी आती है, सर उसके लिए पूरा तैयार कराते हैं कि कोई नई चीज़ आ जाए तो आप डरो नहीं ना। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो स्कूल सिस्टम से जब हम बच्चा हमारे कॉम्पिटिटिव सेटअप में आता है और 1 साल या 2 साल कहीं किसी इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन करता है, तो सबसे बड़ी जो गलती वो करता है मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने डेटा एनालिसिस में और प्रोसेस सेट करते हुए देखी हुई, हज़ारों बच्चों का डेटा मैं हर साल देखता हूँ कि गलती क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो जो बच्चों का एक साइकोलॉजिकल एक वो होता है कि भाई मुझे पढ़ना है, समझ लिया, दैट इज़ फाइन, ठीक है, ये मुझे आता है, ये मुझे आ गया, दैट इज़ फाइन, ठीक है। मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं इंडिया में जो सर ने बताया अभी, वो सारे कहीं ना कहीं एक टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि आपको ये आता है, आप गिवन टाइम में कर पाते हो कि नहीं हो। इस चीज़ की प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, या इस चीज़ को बहुत ही कम बच्चे करते हैं, एंड के लिए छोड़ देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप को जो है करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MBA जैसे एग्जामिनेशन या IIT JEE या नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन में, जैसे नीट में लास्ट ईयर 180 में से 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने थे। मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन करना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, और उसमें जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बढ़ना है। आप देखिए इतना कम टाइम होता है। सेम IP मैट में भी होता है, सेम कैट एग्जामिनेशन में भी होता है। तो टाइम पर क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना होता है, और टाइम के हिसाब से आपको जो है अपनी प्रैक्टिस को जो है एक बेंचमार्क करना होता है कि कल मैंने इतना टाइम लिया था इस चीज़ को करने में, आज मैंने इतना टाइम लिया, फिर मैंने इतना टाइम लिया, अब मैं अपने परफेक्ट टाइम पे पहुंच चुका हूं। जैसे उसैन बोल्ट होते हैं, अपने 1 सेकंड को इम्प्रूव करने के लिए 4 साल लगाते हैं ना। 1 सेकंड, 4 साल पहले वो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहे थे, 4 साल बाद 9 सेकंड में दौड़ रहे हैं। तो इस 1 सेकंड को अचीव करने के लिए 4 साल लगे। वैसे स्टूडेंट को भी 1-1 सेकंड को बचाना सीखना पड़ेगा, और जो है 1-1 सेकंड को बचा कर ही आप जो है एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के मैं बारे में बोलूँगा कि स्टूडेंट को स्कूल में भी मैं ये सजेशन दूंगा कि भाई अगर प्रिंसिपल्स और ये लोग सुन रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ करिकुलम में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप दोनों का ही, जो आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी कहानी IPM करियर्स की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ।